नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राम राम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं और आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स में आपके लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे भी राजस्थान में अब भर्तियों का पिटारा खुल चुका हो और जल्द ही राजस्थान में आपको मिलने वाली है एक शुभ सूचना आपके लिए कि आपका सिलेक्शन फलां एग्जाम में हो चुका है। भर्तियों की अब राजस्थान में कोई कमी नहीं है, कमी है अब आपके दृढ़ निश्चय की और आपकी शुरुआत करने की। तो मैं आपका अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग इसमें कर पाया तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। तो बिना किसी देरी के सीधे आपके काम की बात पर आते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास, जिसका मैंने बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों के लिए तैयार किया है। आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा ये वाला व्यू राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास का। नए सिरे से नई शुरुआत, राजस्थान के दौरों के जहाज जो है वो इस प्रकार अपने आप में चल रहे हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं और मुद्दा पहला ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो भजनलाल शर्मा जी हैं और भजनलाल शर्मा जी ने अभी हाल ही में गोवर्धन जो परियोजना है या परिक्रमा जो है उसके विकास कार्यों का क्या किया है, अभी हाल ही में शिलान्यास किया है। तो ये कार्य जो है वो परिक्रमा का 4 प्रमुख जोन में विभाजित करके क्या होगा, विकास कार्य किया जाएगा। तो गोवर्धन परिक्रमा जो है वो आपको पता है ब्रिज क्षेत्र के अंदर, ठीक है, ब्रिज क्षेत्र के अंदर इस परिक्रमा का क्या है, बड़ा महत्व है। और आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान जो हैं वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ब्रिज में सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भी वो गोवर्धन महाराज के यहाँ पधारे थे और अब गोवर्धन परिक्रमा जो हो रही है उस परिक्रमा के विकास कार्यों की शुरुआत उन्होंने कर दी है और ये 4 जोन में विभाजित करके इसका विकास कार्य जो है वो किया जाएगा। तो सीएम भजनलाल शर्मा जी ने 16 दिसंबर 2024 को गिरिराज परिक्रमा के लिए विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से गोवर्धन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं में क्या होगा, सुधार होगा। तो ये विकास कार्य जो है वो कितने जोन में विभाजित करके, 4 जोन में विभाजित करके इन विकास कार्यों को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो ये चारों विकास परियोजनाएं जो है इसके लिए वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना वेदांता ग्रुप जो है वो इसमें प्रमुख रूप से सहयोग कर रहा है। वेदांता ग्रुप जो है वो राजस्थान में बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्य करवाए जा रहे हैं उसके द्वारा। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम वेदांता ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो वेदांता ग्रुप जो है इसके लिए वित्त पोषण कर रहा है, इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस वेदांता ग्रुप का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है कि वेदांता ग्रुप इतना सहयोग इसमें कर रहा है। तो पहली बात मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। भजनलाल जी ने 16 दिसंबर 2024 को गिरिराज परिक्रमा के लिए विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 4 भागों में बांटकर ये विकास परियोजना पूरी होगी। इसके लिए आर्थिक मदद जो है वो कौन कर रहा है, तो आर्थिक मदद इसके लिए कर रहा है वेदांता ग्रुप। ये 4 जो परिक्रमा पथ होंगे उन या 4 जोन जो बांटे जाएंगे वो जोन किस प्रकार होंगे। पहला जोन जो है, इस जोन में श्रीनाथ जी मंदिर जो है वो शामिल है और पूंछरी का लोठा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर जो आप लोगों को कल परसों मैंने पढ़ाया था भरतपुर में, नरसिंह जी मंदिर और अप्सरा कुंड, नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। तो पहले जोन में प्रमुखता से श्रीनाथ जी का मंदिर और पूंछरी का लोठा मंदिर याद रखना है। दूसरा जो जोन है इसमें भव्य प्रवेश और विकास द्वार होंगे, मार्गों का सौंदर्यीकरण होगा, रोशनी, मंडप, पेयजल सुविधा, फूड जॉइंट्स और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां, गैलरियों का निर्माण किया जाएगा। इससे संबंधित मैं सवाल पूछूंगा, सारी जानकारी आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ लो। तीसरा जोन जो इसमें एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट, पार्किंग स्थल, भजन कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज म्यूजियम, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। चौथे में 250 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का निर्माण होगा, श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगी। साथ ही आश्रम गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाएं, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बाजार का भी इसमें विकास किया जाएगा। तो ये 4 जो जोन है इन जोनों में विभाजित करके इस पूरी परियोजना को क्या किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर काम करने के लिए इसके विकास कार्यों का शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है। अब इससे संबंधित जो सवाल हैं उन सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा देखिए। ये कह रहे हैं कि गिरिराज परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है,
गिरिराज परिक्रमा विकास परियोजना जो है इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। राजस्थान के क्या है? सीएम। कौन है सीएम? भजनलाल जी जो शर्मा है, भजनलाल जी शर्मा, उनके द्वारा इसका क्या किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है। तो भजनलाल शर्मा जी द्वारा इस विकास परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो अभी हाल ही में किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी, विकास परियोजनाओं के बारे में भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका सही जवाब है। राजस्थान के राज्यपाल नहीं, केंद्रीय मंत्री भी नहीं है। ठीक है सर, चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखिए। अभी इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कई बार वापस ये खिसकता भी नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए काम कर देता हूँ। 2 मिनट का इंतज़ार करिए आप लोग, मैं समझता हूँ आप आराम से इस काम को कर पाएंगे। मैं पूरा आपके लिए इस पर स्लाइड लगा देता हूँ, जिससे समझने में थोड़ी आसानी भी रहेगी और आप लोगों को बार बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट का आपका इंतज़ार जो है वो रहेगा। तो आप सब तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है अच्छे से, और वो भी यहाँ से आगे की मैं स्लाइड्स जो है वो लगा देता हूँ ताकि आपको सवाल को रिवाइज करवाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक की पहले अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद और बातों को भी हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे ये बात खत्म होगी अगला टॉपिक भी इसमें शामिल करके इसी तरह से एक एक करके बात करेंगे। अभी मैंने इसके बारे में बात कर ली है, ये पूरे 4 के 4 जोन आपको बता दिए हैं। इसके बाद इन सवालों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो देखिएगा जरा क्या है सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है और इनका जवाब सही से आपको देना है। बताओ जरा सर क्या है बात मुद्दे की और पते की। यहाँ पर दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो परियोजना आपके सामने लाई जा रही है गोवर्धन के विकास कार्यों की, उस विकास कार्यों की परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या करना है इस क्षेत्र में, क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जिसके लिए इतना सारा विकास कार्य जो है वो करने की वो सोच रहे हैं? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गोवर्धन क्षेत्र में सड़क निर्माण, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना, क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ पर इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो श्रद्धालु आते हैं इस क्षेत्र के अंदर गिरिराज जी महाराज के यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की ओर, इस श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, क्या है गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण ने आपको पता है एक अंगुली पर धारण कर लिया था, वही गोवर्धन पर्वत है, उसी के विकास कार्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया गया है। गिरिराज परिक्रमा विकास परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वृंदावन से संबंधित नहीं है, बनारस से संबंधित नहीं है, मथुरा से संबंधित नहीं है। ये गोवर्धन क्षेत्र जो है वो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। लेकिन राजस्थान जो है, राजस्थान का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिसमें भरतपुर है, धौलपुर है और करौली है, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है एक तरीके से वो भाग भी इस परिक्रमा पथ में क्या है शामिल है। तो यहाँ पर भरतपुर जिले के अंदर बड़ा विकास कार्य इस क्षेत्र में करवाया जा रहा है। तो गिरिराज जी महाराज की जो परिक्रमा क्षेत्र है उसके बारे में भी ध्यान रखना है। एक राजस्थान का अलवर जिला है, क्या है अलवर, वहां पर भी गिरिराज जी महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है, लोग वहां पर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस परियोजना के तहत श्रद्धालुओं को कौन सी सुविधाएं मिलेगी ये आपको बताना है। यानी कि परिक्रमा पथ जब पूरा होगा तो इससे श्रद्धालुओं को कौन सी सुविधाएं मिलेगी? बेहतर सड़कें, जल आपूर्ति और साफ सफाई, होटल निर्माण, पार्किंग, शॉपिंग मॉल, थिएटर, रेल मार्ग, हवाई अड्डा। देखिए हवाई अड्डे की कोई गारंटी नहीं है, शॉपिंग मॉल की कोई गारंटी नहीं है, होटल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको बेहतर सड़कें मिलेगी, जल आपूर्ति मिलेगी और साफ सफाई मिलेगी। इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए यह योजना बनाई जा रही है। गिरिराज परिक्रमा विकास परियोजना के शिलान्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, धार्मिक संगठनों को समर्थन, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करना, सड़क निर्माण और सुरक्षात्मक उपाय। ये सारे उपाय नहीं है, लेकिन धार्मिक पर्यटन को क्या करना है राजस्थान में बढ़ावा देना है, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथियों को ये बात समझ आ रही होगी। गोवर्धन परिक्रमा पथ को कितने जोन में बांटकर जो है वो विकास कार्य किया जा रहा है? परिक्रमा पथ को टोटल 4 जोन में बांटा जा रहा है। कितने जोन में? 4 जोन में। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन और फोर्थ जोन, ऐसे 4 जोन हैं और उसमें भी अलग अलग तरीके के विकास कार्य 4 जोन में करवाए जाएंगे। उसके बाद ही इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ये 4 जोन जो हैं, इसमें पहले जोन जो है, इस पहले जोन के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रमुख विकास कार्य होंगे। पहले जोन में कौन से प्रमुख विकास स्थल विकसित होंगे? तो गिरिराज जी म्यूजियम, पौराणिक आर्ट्स गैलरी होगी, या श्रीनाथ जी मंदिर और पूंछरी का लोठा मंदिर और गंगा मंदिर का विकास होगा, या गौशालाएं बनेगी, आश्रम गांव बनेंगे, मेडिटेशन सेंटर, या एंट्री प्लाजा, या ग्रीन कैनाल वाटर। तो पहले जो जोन होगा उसमें श्रीनाथ जी का मंदिर और पूंछरी का लोठा मंदिर और गंगा मंदिर जो है, इनके बारे में ध्यान रखना। श्रीनाथ से पूछो कि गंगा कहाँ है, ऐसे याद करो। श्रीनाथ से पूछो, क्या पूछो कि गंगा कहाँ है? तो 3 नाम है, श्रीनाथ, पूछो, गंगा। ये जिसमें आए वो पहला जोन आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जोन के अंदर ये मंदिरों का जो है वो विकास कार्य करवाया जाएगा। अगला सवाल क्या है सर? नेक्स्ट है, दूसरे जोन में क्या क्या सुविधाएं बनाई जाएगी? सारे जोन आपको मैंने पढ़ाए हैं, नहीं भी पता चल रहा हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो, मैं एक बार वापस आपके सामने कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक जोन के बारे में आपको सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर बताई है। पहला जो जोन है, उस जोन में क्या है? पहले जोन में श्रीनाथ जी का मंदिर और पूंछरी का लोठा मंदिर और दाऊ जी या गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, ये सब है। दूसरे के अंदर क्या किया जाएगा? सौंदर्यीकरण किया जाएगा और रोशनी, विश्राम मंडप, पेयजल सुविधा और फूड जॉइंट्स जो है वो बनाए जाएंगे। भव्य प्रवेश और निकास द्वार, यानी एंट्रिंग और एग्जिट गेट जो है वो भव्य बनाए जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो शायद आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इससे संबंधित सवाल क्या है? पहले जोन की बात होगी। दूसरा जोन, दूसरे जोन में क्या क्या सुविधाएं बनाई जाएगी? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्ति और फूड जॉइंट होंगे, पहला एकदम सही जवाब है। 250 फीट ऊंची मूर्ति और गौशाला जो है वो ये बनाई जाएगी चौथे जोन के अंदर। फोर्थ जोन में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र, भजन और कीर्तन स्थल और पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे, ये थर्ड जोन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। अगला सवाल ये आ गया तीसरे जोन से रिलेटेड सवाल। तीसरे जोन में क्या किया जाएगा सर, ये बताइए। ये यहाँ लिखा हुआ है कि तीसरे जोन में निम्न में से कौन सी सुविधा बनाई जाएगी? तीसरे जोन के अंदर इनमें से कौन सी सुविधा का विकास किया जाएगा? मैं आपका बीच बीच में वीडियो भी चेक करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार मिस्टेक आ जाती है, तो इस वजह से बातें देख लेना भी ठीक रहता है साथ साथ। चलिए, यहाँ पर क्या है कि तीसरे जोन में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं बनाई जाएगी? रोशनी, विश्राम मंडप, एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट, गिरिराज जी म्यूजियम, राधा वाटिका, मयूर वाटिका, आश्रम गांव, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बाजार। तो यहाँ पर आपके सामने दोबारा से इसको पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पर बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। देखो, तीसरे जोन में एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट, पार्किंग स्थल, भजन कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी म्यूजियम, सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र जैसे जो भी काम होंगे वो तीसरे जोन के अंदर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे जोन में सर इनमें से कौन सा सही जवाब आपको लग रहा है? तो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट में ये एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट, गिरिराज जी म्यूजियम, ये सारे काम जो है वो किस में कराए जाएंगे? थर्ड के अंदर कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल सर, चौथे जोन के अंदर कौन से विकास कार्य होंगे? इनमें से सही जवाब आपको बताना है। चौथे जोन में क्या सही है? 250 फीट भव्य ऊंची मूर्तियां लगाई जाएगी, एकदम सही बात है। 250 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी जो भक्तों को आकर्षित करेगी। गिरिराज जी म्यूजियम, पौराणिक आर्ट गैलरी, फूड जॉइंट और विश्राम मंडप में तो यहाँ 250 फीट ऊंची गिरिराज जी महाराज की यहाँ मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। तो 4 जोन से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बता दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 16 दिसंबर 2024 को क्या किया है? इस योजना से जुड़े हुए परियोजनाओं के शिलान्यास की शुरुआत कर दी है। और यह कार्य जो है वो किस ग्रुप के द्वारा? वेदांता जो ग्रुप है, उस वेदांता ग्रुप के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है? आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं एक राजस्थान के एक और नए बिंदु के बारे में। ERCP परियोजना राजस्थान के अंदर बड़े व्यापक स्तर पर प्रचलित रही है
और राजस्थान में चुनाव के समय तो इस योजना का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया था। तो आप लोगों को इस योजना के बारे में सारी जानकारी भी पता होनी चाहिए। क्या है ERCP परियोजना और इससे जुड़े हुए सवाल जो हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर बताइए जरा ERCP परियोजना के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हमें याद रखने चाहिए। ERCP परियोजना से जुड़े हुए होंगे वही मुद्दे आपको याद रखने हैं। हाँ जी सर बोलो। तो पहला ERCP परियोजना का शुभारंभ होगा कल यानी कि 17 दिसंबर को। कब? 17 दिसंबर 2024 को। कौन करेंगे? दादिया गांव का नाम याद होगा, दादिया। ठीक है, दादिया गांव कहाँ पर है सर? जयपुर के अंदर है। यहाँ पर कल देश के प्रधानमंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। जयपुर जो है यहाँ पर ये दादिया गांव है, ध्यान रखना है। 10, 17 और 2024 याद ही राजस्थान का इन दिनों ये दूसरा दौरा है। इससे पहले अभी हाल ही में राजस्थान आकर गए हैं। राजस्थान में जयपुर के अंदर सीतापुरा में आपको पता है इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। उस इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और यहाँ से 100% आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। चलिए, भजनलाल शर्मा जी ने सत्ता में आने के बाद ERCP प्रोजेक्ट को लेकर इस साल जनवरी में मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक MOU पर साइन किया था। यानी इसके लिए राजस्थान और किसके बीच? राजस्थान प्लस MP और प्लस कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, इस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। जनवरी 2024 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कर दिया गया है। यानी जनवरी में सरकार बनने के बाद इस सरकार ने इसका ERCP से नाम बदलकर क्या कर दिया? पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कर दिया। इस ERCP के चंबल यानी पार्वती ऐसे नाम रखा PKC तो है ही, नया जोड़ दिया और ERCP पहले से है ERCP, PKC ERCP नाम इसमें पूरा हो गया। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, ऊनो, बनास, माणगंगा, रूपारेल और गंभीरी और मेज जैसी जो नदियां हैं ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां शामिल की गई है। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। ये पार्वती, काली सिंध, ऊनो, बनास, माणगंगा, रूपारेल, गंभीरी और मेज जैसी जो नदियां हैं वो राजस्थान में इसमें शामिल की गई है। पहला बांध इसके लिए काली सिंध नदी पर क्या किया गया है? बनाया गया है। कोटा में आपको जगह पता होगी, पीपलाद विधानसभा क्षेत्र है। कहाँ पर है सर? ये कोटा के अंदर है। कोटा जिले के अंदर पीपलाद है। यहाँ पर काली सिंध नदी पर बनाया गया है और जल संसाधन विभाग जो उसके द्वारा 8 से लेकर के 12 सितंबर तक इस बांध में पानी भरकर कई गेटों की टेस्टिंग की गई और इस प्रोजेक्ट के तहत हाड़ौती नदियों के सरप्लस पानी को 170 किलोमीटर दूर तक ले जाया जाएगा, जिसमें पेयजल और सिंचाई की सुविधा रहेगी। यानी पंपिंग, ग्रेविटी चैनल स्केल और ग्रेविटी फीडर, कैनाल, सुरंग, पानी के लिए पुलिया बनाकर जो है इन तकनीकों का प्रयोग करके इसके पूरे पानी का यूज किया जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कह दो पार्वती काली सिंध, पार्वती काली सिंध और कौन सी नदी है? चंबल। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम कर दिया गया। इसके माध्यम से पूरे राजस्थान भर में यानी पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः जो है वो पानी की समस्या से निजात दिलाया जा सकेगा। चलिए सर इससे जुड़े हुए सवालों पर लौटते हैं हम लोग। और क्या है पहला सवाल जरा बताइए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कब किया गया ये आपको बताना है। तो जनवरी 2024 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया ये भी पूछा जा सकता है। ERCP का नाम बदलकर जनवरी 2024 में, कब? जनवरी 2024 में क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया पार्वती काली सिंध और चंबल, PKC और ERCP ये नाम इसका कर दिया गया है। तो यहाँ पर PKC ERCP ये तो है ERCP और यहाँ क्या है? PKC ERCP ये नाम कर दिया। ये जनवरी 2024 में किया गया। PKC ERCP परियोजना में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो चंबल, गंगा, यमुना नहीं है।
साबरमती गोमती कावेरी नहीं है, नर्मदा गोदावरी कावेरी नहीं है, तो सर क्या है, पार्वती काली सिंध चंबल पूनो बाणगंगा ये सारी नदियां, मेज, ठीक है, गंभीरी, ये सारी नदियां इसके अंदर शामिल हैं। ईआरसीपी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जंगलों का संरक्षण नहीं, पानी की आपूर्ति बढ़ाना और सिंचाई सुविधाएं जो है वो क्या करना है, प्रदान करना है। पानी की आपूर्ति बढ़ाना और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। ठीक बात है सर। इसके बाद अगली बात अगर मैं करूं आपसे, तो ईआरसीपी परियोजना के तहत कौन से 2 राज्य जुड़े हैं, आपको ये बताना है। ये 2 सवाल आपके सामने हैं, आपको इनका जवाब देना है कि ईआरसीपी परियोजना के तहत जो है वो कौन से 2 राज्य जुड़े हैं। तो आपको पता है ईआरसीपी परियोजना के लिए समझौता भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुआ है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच इसमें समझौता हुआ है। तो यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ईआरसीपी परियोजना के किस मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया था, ये 2 राज्य और जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, इस तीनों ने मिलकर इसके एमओयू को क्या किया था, साइन किया था। तो यहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसमें ऐसा किया गया था। उस समय जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन आजकल इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो बदल गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो संस्कृति मंत्री बना दिए गए हैं। ठीक बात है सर। अगला सवाल यहाँ पर है आपके सामने, नोनेरा एब्रा बांध किस नदी पर तैयार किया गया है, यानी नोनेरा एब्रा बांध जो है यह भी इसी परियोजना से संबंधित है। तो नोनेरा एब्रा जो बांध है ये आपको पता होना चाहिए, काली सिंध नदी से संबंधित है। ये राजस्थान में पूछा भी जा चुका है, काली सिंध नदी पर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर, कोटा के अंदर। आपको अभी मैंने जगह का नाम बताया। तो काली सिंध नदी पर यह है नोनेरा एब्रा बांध जो है वो क्या किया गया, बनाया गया। ईआरसीपी परियोजना के तहत पानी को कितने किलोमीटर दूर तक लाया जाएगा, तो 170 किलोमीटर तक इसकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के अंदर 170 किलोमीटर तक इसके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध जो है वो करवाई जाएगी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। किस विधानसभा क्षेत्र में नोनेरा एब्रा बांध स्थित है, तो किस क्षेत्र में स्थित है मैंने बता दिया था, कोटा के अंदर पीपलाद विधानसभा क्षेत्र जो है, पीपलदा विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है ये बांध बनाया गया है और इसकी टेस्टिंग जो है वो पिछले सितंबर से चल रही है मेरे दोस्तों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है, कई सवाल बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल में सारी बात आ जाएगी, नहीं होगी। तो कम से कम 10 से 12 सवाल एक एक टॉपिक पर मैंने बनाए। बात हालांकि मैं चाहे 3 ही टॉपिक पर आपसे एक क्लास में करूं, लेकिन उन 3 टॉपिक को पूरे डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि कोई भी बात आपकी छूटे नहीं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में भी निश्चिंत रहें और देश दुनिया की खबरों के बारे में भी निश्चिंत रहें। आपके करंट अफेयर्स का 100% मुद्दा आपके सामने रखा जाएगा। ईआरसीपी परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन कौन सी संरचनाएं बनाई जाएगी, यानी इस परियोजना के तहत कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण करके जो है वो पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि पंपिंग, कैनाल बनाकर और सुरंग बनाकर पानी की आपूर्ति जो है वो की जाएगी। ये 3 संरचनाएं आपको मैंने बताई थी, मैंने 3-4 बताई थी, उसमें से 3 ही लिखी है यहाँ। पंपिंग, कैनाल और सुरंग बनाकर जो है वो परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति की जाएगी। नोनेरा एब्रा बांध के गेटों की टेस्टिंग कब से चालू है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये टेस्टिंग जो है वो सितंबर महीने से चालू है, यानी 15 से 20 सितंबर है, 8 से 12 सितंबर है। तो आप लोगों को अभी मैंने पीछे इस योजना के बारे में सारी डिटेल जहाँ पढ़ाई है वहाँ देखो, ये लिखा हुआ है कि इसमें परियोजना में 8 से 12 सितंबर तक इस बांध में पानी का भराव करके गेटों की टेस्टिंग की गई। इसके अलावा पंपिंग, ग्रेविटी कैनल, एस्केप, ग्रेविटी फीडर, कैनाल, सुरंग और पानी के लिए पुलिया बनाकर जो है इसका क्या किया जा रहा है, टेस्टिंग भी किया जा रहा है और इन संरचनाओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। 8 से लेकर के कब, 8 से लेकर के 12 सितंबर तक, ठीक है। 2024 से इसकी टेस्टिंग जो है वो लगातार क्या है, जारी है। तो गेटों को खोलकर ऐसा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए कुछ और सवाल भी राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, उन पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई क्या है मामला, कैसा है।
तो आप सब लोग कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत कराते रहें। अपनी सारी बातें जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने सारी बातें मैं रखता हूँ और भी अच्छा करने का जितना मुझे समय मिल पाता है उस समय का 100% मैं उपयोग आप लोगों के लिए करता हूँ। और उस समय से मैं अपनी निजी जो बातचीत है, निजी जो आनंद है, उनको छोड़कर आप सब लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे जरूर अनुग्रहित करेंगे ये बताकर कि भाई आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको फायदेमंद है या नहीं है। 2 टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली है, तीसरे टॉपिक पर मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वो टॉपिक जो हमारा होगा वो है राजस्थान में अभी उदयपुर में आयोजित किया गया महिला सम्मेलन। पहला टॉपिक जिस पर पूरी क्लास में हमने चर्चा की है वो राजस्थान में गिरिराज परिक्रमा का जो पथ है, परियोजना है, उसके विकास कार्यों से जुड़ा हुआ रहा। दूसरा मुद्दा हमारे ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कह दीजिए, उससे जुड़ा रहा। तीसरा मुद्दा जो महिला सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की देखरेख में आयोजित किया गया था। तो इस सम्मेलन के बारे में भी एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, उप मुख्यमंत्री इस समय दिया कुमारी और राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग के मंजू बाघमार, इसके अलावा जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी जो है इस कार्यक्रम में क्या रहे, उपस्थित रहे। इस समय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, इसके लिए ध्यान से सुनो, आंगनबाड़ी नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, केंद्रों हेतु एक योजना शुरू की जो छोटे बच्चों को क्या किया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में आहार जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की क्या की, इस समय शुभारंभ उन्होंने किया। तो इस कार्यक्रम के बारे में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जरूर ध्यान रखनी है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसके बाद एक योजना है मेरे दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना। ये मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई और अभी क्या किया है उन्होंने, पहली किस्त इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की सहायता गरीब परिवार की बच्चियों के लिए की जाती है। पहली किस्त, इसमें 7 किस्त जो है वो टोटल दी जाएगी। कितने किस्त? 7 किस्त में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और फर्स्ट किस्त जो है वो जारी कर दी है। फर्स्ट किस्त के रूप में 2500 रुपए यानी 2500 रुपए जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो इसी समय पहली किस्त 2500 रुपए की जो वो जारी कर दी। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के गरीब परिवारों की बच्चियों को आर्थिक सहायता देने हेतु यह योजना शुरू की गई है। 1 लाख नई लखपति दीदी का भी इस समय क्या किया गया, सम्मान किया गया। आपको पता है देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें लखपति दीदी कहकर सम्मानित किया था। जो स्वयं सेवी सहायता चलाने वाली महिलाएं हैं उनके लिए लखपति दीदी जैसी कई योजनाएं शुरू की और इनको 1 लाख नई लखपति दीदी जो है इनका सम्मान अभी हाल ही में किया गया है। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का उन्होंने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का उन्होंने क्या किया, वर्चुअल उद्घाटन किया। और ये सब जो है वो राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने, सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 15 दिसंबर को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस अवसर पर उनके द्वारा किसान सम्मेलन जो है वो भी आयोजित किया गया, महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया, इसके लिए युवा सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और अब आपको पता है कल जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ जो है वो एक बड़ी परियोजना और कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। अब इस पर सवाल देखते हैं क्या क्या है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन सी योजना जो है उसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया? प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये एकदम सही जवाब है। मुख्यमंत्री आहार योजना जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई, किसे? आंगनबाड़ी केंद्र जो है उन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई
योजना का शुरुआत की उन्होंने। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो कितनी राशि की पहली किस्त अभी हाल ही में जारी की गई, तो पहली किस्त के रूप में 2500 रुपये की जो है वो पहली किस्त इन्होंने जारी की, 1 लाख रुपए की जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर है 2500 रुपये की पहली किस्त जो है वो जारी कर दी है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 50,000 की नहीं, 2 लाख की नहीं, 10,000 की नहीं, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है उनको क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, देखो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटी को कितनी सहायता दी जाएगी? यही सवाल रिपीट हो गया, 1 लाख की सहायता दी जाएगी। अगला है, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का शुभारंभ किस प्रकार किया गया या किसके द्वारा किया गया? दोनों सवाल आ सकते हैं, किस प्रकार या किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना, द्वारा आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा किया गया। किस प्रकार किया गया? तो वर्चुअली इसका उद्घाटन या शुभारंभ जो है वो किया गया। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ग्रहण की थी? तो आपको पता होना चाहिए 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और 15 दिसंबर 2024 को कितने साल पूरे हो गए हैं? 1 वर्ष इनका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। चलिए सर, अगली बात, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर शहर में आयोजित किया गया। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ झील है और सबसे शानदार झील जो है यहाँ है आपकी पिछोला झील। क्या है? पिछोला झील जो है, पिछोला झील वो सबसे अच्छी झील। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और सशक्तिकरण पर चर्चा करना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा करना, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, रोजगार के अवसर बढ़ाना तो था ही, लेकिन मूल उद्देश्य इसका था महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और सशक्तिकरण पर क्या करना है? चर्चा करना है। महिला सशक्तिकरण ही महिला से संबंधित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण करना ही उनका क्या है? मूल उद्देश्य है। इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी? राजनीति और जलवायु परिवर्तन नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें महिलाओं की शिक्षा कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा हो, रोजगार के क्या साधन है और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, इन सारे प्रयासों पर या इन बिंदुओं पर क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट है आपके सामने, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? यानी किन लोगों ने प्रमुखता से इस सम्मेलन में भाग लिया था? राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? केवल सरकारी अधिकारी? नहीं साहब। राज्य स्तरीय महिला संगठनों के प्रतिनिधि, केवल शिक्षाविद, केवल युवा, केवल शब्द आ गया, इसका मतलब कोई सा भी नहीं है, एक ही सही आंसर है। राज्य स्तरीय महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। महिला सम्मेलन का आयोजन किसका उद्देश्य था? महिला सम्मेलन का आयोजन किसका उद्देश्य था? केवल सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करना इस महिला सम्मेलन का उद्देश्य नहीं था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को लागू करना, महिला शिक्षा के बारे में जानकारी देना, महिलाओं की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना। तो महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को लागू करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला शिक्षा के बारे में जानकारी देना नहीं साहब। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना भी इसका कुछ उद्देश्य था। महिला सम्मेलन में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई, लेकिन सशक्तिकरण में सब आ गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को क्या करना? लागू करना, इसका मूल उद्देश्य कहा जाएगा। अब हम लोग हमेशा की तरह एक जिले की बातचीत करते हैं। पिछले क्लास में हमने भरतपुर जिला जो है इसको शुरू कर रखा था, तो मैं आपके सामने भरतपुर जिले से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, देखिए हालांकि मैंने डीग और भरतपुर को एक साथ ही पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे इन स्लाइड्स की क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ। अपने हाथों से इसमें बहुत समय लगा कर इन सब चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ, तो आप मेरी मेहनत का
थोड़ा भी अगर हिस्सा समझ पाए तो आपको बहुत फायदा होगा। ये देखिए राजस्थान का पूर्वी जिला है भरतपुर, जिसके बारे में हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो कुछ की थी और कुछ आज और करते हैं। लोहागढ़ का किला जो है क्या है, लोहागढ़ का दुर्ग जो है उसके बारे में भी बात की हमने, डिग के बारे में भी बातचीत की थी, यहाँ के जो संग्रहालय है उसके बारे में भी बातचीत की। इसके अलावा गंगा जो मंदिर है, गंगा मंदिर जो है इसके बारे में भी क्या की थी, आपसे चर्चा की थी। आज कुछ चर्चा और करते हैं। एक मैंने आप लोगों को यहाँ का जो पक्षी विहार है, ठीक है, क्या है पक्षी विहार, उसके बारे में भी बताया था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो आज हम लोग जो है वो भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये लक्ष्मण मंदिर जो है वो क्या है, राम के भाई लक्ष्मण जो हैं उनको समर्पित है। राजस्थानी स्थापत्य शैली के और गुलाबी रंग के पत्थरों पर अत्यंत अनुपम नक्काशी के द्वारा इस पर काम किया गया है। दीवारों, छतों, मेहराबों और खंभों पर इसको तैयार किया गया है। तो लक्ष्मण मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप लोग इसको ध्यान रख लेना। अगली बातचीत हमारी है बंद बारेठा जो बांध है वहां के बारे में। बंद बारेठा क्या चीज है, क्या है वहां पर, ऐसा हम लोग चर्चा में सुन रहे हैं। बंद बारेठा जो है वो दोस्तों भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य या शिकार खेलने की एक जगह है। केवल शाही परिवार ही यहाँ आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने कुकुंद नदी पर 1866 में बांध का निर्माण करवाया। तो बंद बारेठा कौन सी नदी पर है, ककुंद नदी जो है, ककुंद नदी है। कौन से राजा ने बनवाया था, जसवंत सिंह ने बनवाया था। जसवंत सिंह जो महाराजा है उनके द्वारा निर्माण करवाया गया 1866 में। फिर 1897 के अंदर क्या हुआ, महाराजा राम सिंह ने क्या करवा दिया, इसका निर्माण पूरा कराया। इस बांध के निकट शाही महल है, महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति के है। बंद बारेठा में चौपाई जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर क्या करते हैं, विचरण करते हैं। और राजस्थान की जो शान समझे जाने वाले ये जो हिरण है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कामा। कामा कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। तो कामा भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान का। उत्तर प्रदेश व दूसरी तरफ हरियाणा के बॉर्डर पर यह स्थित छोटा सा कस्बा है जिसका नाम क्या है, कामा है। ब्रज क्षेत्र का ये हिस्सा है। भगवान कृष्ण के दादाजी कामसेन जो है, कौन है, कामसेन, उनका नाम था कामावन। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था कामावन। क्या रखा गया था, कामावन रखा। भाद्रपद महीने में यानी जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ वैष्णव संप्रदाय जो है, क्या है, वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय जो है यहाँ पर वन यात्रा करते हैं। बारिश के मौसम में परिक्रमा मेला लगता है। यहाँ पर गोविंद जी कामेश्वर महादेव मंदिर है। विमल कुंड और 84 खंबा मंदिर भी यहाँ स्थित है। ये बहुत बार पूछा जा सकता है 84 खंबा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है। तो राजस्थान में 84 खंबा मंदिर जो है वो कामा भरतपुर के अंदर है। कामा में ये 84 खंबा मंदिर स्थित है। इसके बाद धौलपुर पैलेस। अब आ गए हैं हम लोग आगे की बातों में और अगली क्लास में हम लोग धौलपुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो धौलपुर पैलेस क्या है, यह है महल राजनिवास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लाल रंग के पत्थरों से निर्मित इस महल की 19वीं सदी में बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के समय से उनके खास मेहमानों को यहाँ ठहराया जाता था। आज़ादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश सरकार इस महल की हिफाजत करती थी। आज भी पर्यटक इस महल की शान और अभिभूत हो जाते हैं देखकर। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास में मैंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करंट अफेयर्स की चर्चा की, उसके बाद भरतपुर से जुड़े हुए कुछ स्थानों की चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको लक्ष्मण मंदिर, बंद बारेठा और उसके बाद में धौलपुर का यह महल और इसके अलावा कामा भरतपुर, ये सारी बातें समझने के बाद कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। वैसे सब लोग तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये सब कुछ जो है वो बहुत छोटी बातें हैं। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्लास कैसी रही मुझे जरूर अवगत कराएं। आपके लिए 3 टाइप की क्लासेज में करंट अफेयर्स में उपलब्ध करा रहा हूँ। सूजस ई बुलेटिन की क्लास अलग से, राजस्थान करंट अफेयर्स अलग से और देश दुनिया की खबरों से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स की क्लास अलग से। आप बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए और इस क्लास को अपने मित्रों तक पहुंचा देते रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।